हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे। क्योंकि आपकी पढ़ाई अच्छी इसलिए चलनी चाहिए क्योंकि आप सभी का परीक्षा लगा हुआ है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है अप्रैल में एग्ज़ाम है। खासकर यूपी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग दिन रात एक करके लग जाइए। और आपका जो पीजीटी वाले यूपी पीजीटी वाले हैं या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, सभी का परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो इसलिए आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी हैं, आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, जिनका भी फार्म है पड़ा है, जिनका एग्ज़ाम है, आप लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करिए और आप 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी जीटीसी केबीएस एनबीएस यूपीएससी यूपीपीएससी यूपीपीजीटी बीपीएससी यानी बिहार दिल्ली एमपी मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड हरियाणा उत्तराखंड किसी भी स्टेट से हो, यदि आप समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं यानी कि सोशियोलॉजी से, तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए। ये क्लास निःशुल्क है, इसका बेनिफिट उठाइए और आने वाले परीक्षाओं को आप लोग जो है करेक्ट करके एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आइए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए ये क्लास अब कंटिन्यू लेकर आऊँगा। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और थोड़ा सा सिस्टम भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गया था, हालांकि ठीक करवाया हूँ। देखिए, आप लोग कह रहे हैं वैसे कि आवाज़ स्लो आ रही है, हालांकि मैं सिस्टम ठीक कराया हूँ। आवाज़ ठीक आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब आप लोग कुछ दिन और थोड़ा सा लीड वगैरह लगा के या शांत माहौल में होके क्लास को देखिए, बेनिफिट उठाइए। क्योंकि मैं जो आप लोगों का ये क्लास लेकर आता हूँ ना, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप लोग सिलेबस मिला लीजिए अपना अपना, देखिए आपकी सभी सिलेबस से ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैं इधर उधर का नहीं लेकर ऐसे प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों के लेके आता हूँ, आप लोगों के लिए जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं या तो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए और इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट उठाइए। और आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो चैनल पे नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके पास हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और जो पुराने हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो तो देख ही रहे जान ही रहे हैं। और आप लोग जो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं इस क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक हमारी ताकत है। और शेयर कर दीजिए, शेयर करने से क्या है, इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग कापी और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि कापी और पेन लेके जो अगर आप बैठे रहेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते रहेंगे, परीक्षा के समय तक आप लोगों का जो है एक छोटा सा नोट्स बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, समय बहुत कीमती है, समय ज़्यादा ना गवाएं, अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आप सभी का। तो ये प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। तो ये देखिए, नहीं आप लोग हमेशा ध्यान दिया करिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज, तो आपका मैकिंग मरियट का बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है इंडियन साधु इरावती कर्वे मैडम का बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, तो ये आपका श्यामाचरण दुबे महोदय का बता रहा है। ध्यान दीजिए आप लोग। होमो हायरार्की, ऑप्शन डी होमो हायरार्की यानी कि द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये लुई डूमा का बता रहा है। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए। चलिए, ये लुई डूमा महोदय का बता रहा है। तो इसका बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें से ये देखिए, सब मिलान का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो ये देखिए, इसमें से कौन सा एक सही नहीं सुमिलित है, बाकी 3 सही सुमिलित है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए और इसका आंसर फटाफट दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये आपके सारे थिंकर आपके सिलेबस से हैं, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके इंडियन साधु जो है ये इरावती कर्वे मैडम का नहीं है। अगर इरावती कर्वे मैडम का नहीं है तो फिर किसका है, आप लोग सभी को पता है, ये जीएस घुरिये महोदय का है। जीएस घुरिये महोदय का, यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय का। ठीक है, आप लोग नोट करके हुए चलिएगा इसको, क्योंकि आपके जो जीएस घुरिये महोदय हैं जो इंडियन साधु लिखा है, ये भारतीय विद्याशास्त्र के
पृष्ठ में इसको लिखा इंडियन साधु 1964 में। और ये धार्मिक चेतना के जो इनकी बुक आई थी, एक और धार्मिक चेतना 1965 में, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था और उसके बारे में विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य में जो साधुओं के उत्थान यानी कि यहाँ के ऐतिहासिक गतिविधियों के बारे में और खासकर धर्म के उपलक्ष्य के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक से बता रखा है। कौन? आपके जी.एस. घुरिये महोदय, ठीक है। और ये आपके एक भारतीय थिंकर हैं जी.एस. घुरिये महोदय। और अगला आपका इंडियन थ्रू हिंदू कैटेगरीज, ये मैकिन मैरियट को आप देखिए, आपका मैकिन मैरियट ये आपके सही है। देखिए इसको मैं पहले इसके आंसर को आपको क्लियर कर दूं इरावती करवे मैडम, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज ये मैकिन मैरियट का ही है, क्योंकि आपके मैकिन मैरियट जो है ये भारत के किशनगढ़ी नामक गांव का इन्होंने अध्ययन किया था। और ये ग्रामीण समुदाय के बारे में वो जो है विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर रखे हैं वहाँ जो, ठीक है। और अगला ऑप्शन आपका सी है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, श्यामाचरण दुबे का। तो श्यामाचरण दुबे के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आप क्योंकि आप सभी के सिलेबस में है, चाहे पीजीटी के हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हों, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ वाले हैं। ये इनका जन्म 1922 में हुआ था। ये प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो है एक अध्यापक के तौर पर नागपुर में ये अपना कार्य शुरू किया था। उसके बाद आपके यूपी में लखनऊ विश्वविद्यालय में भी प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। 1972 से 1977 तक ये जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रहे हैं। और आपके ऑप्शन डी जो हो गया, ये देखिए ये ऑप्शन डी लुई डूमा महोदय जो हो गए, होमो हायरार्की आप लोग के सिलेबस में है। ये इन्होंने जाति व्यवस्था पे बहुत अच्छे से बहुत विस्तार पूर्वक से लिख रखा है, खासकर भारतीय जाति व्यवस्था का इन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, ठीक है। ये भी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, सही विकल्प का चुनाव करें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा पॉजिटिव फिलॉसफी, ये अगस्त कांत महोदय का, ये आप सभी को पता है। ये जो है ये कंट्रीब्यूशन टू दी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये कार्ल मार्क्स का बता रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन सी सिंथेटिक फिलॉसफी, क्या है? सिंथेटिक फिलॉसफी, ये जॉर्ज सिमेल का बता रहा है, ठीक है। आप लोग नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन डी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, मैक्स वेबर महोदय का बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका बार बार पूछे जाने वाला है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्यों हो जाएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका सिंथेटिक फिलॉसफी जो है, ये जो बुक है, ठीक है, ये आपका जॉर्ज सिमेल महोदय का नहीं है। तो फिर ये किसका है? ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बुक आपका हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का है, ठीक है। इसका है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। क्योंकि अगस्त काम्टे महोदय को आप जान ही रहे हैं, जो है पॉजिटिव फिलॉसफी 1838 में इन्होंने लिखा है। और ये गणित के छात्र के तौर पे अपना जो है पढ़ाई शुरू किया था। बाद में इनकी रुचि जो है सोशल बैकग्राउंड में गया, यानी सामाजिक क्षेत्र में। तो इन्होंने समाजशास्त्र में आए। तो आज आप जान ही रहे हैं कि अगस्त काम्टे महोदय क्या है, जो है आपके सभी के सिलेबस में है। और इनको अगर आप नहीं पढ़े तो फिर समझिए आपका सोशियोलॉजी पढ़ना ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके जो है समाजशास्त्र के कौन है? जनक हैं, पिता हैं, सब कुछ आप लोगों को पता। तो आइए देखते हैं अगला कार्ल मार्क्स है। आपके ऑप्शन बी जो है ना, ये कार्ल मार्क्स है। ये ऑप्शन बी, ये दोनों सही है। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स को जान ही रहे हैं, ये एक क्रांतिकारी विचारधारक थे। ये अपना बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, हमेशा द्वंद्व और क्रांति की बात करते हैं। आपके कार्ल मार्क्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका क्या कह रहा है नोट कर लीजिए, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, मैक्स वेबर महोदय आपके एक इंपॉर्टेंट थिंकर है। ये आपके सिलेबस में है, इसको आप लोग भी इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न उत्तर नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सभी प्रतिमान को समाविष्ट मानते हुए जो कि मानव जीवन से किसी भी प्रकार से जुड़े होते हैं, यानी कि विल वो दी विश्व का अनुकरण करता है। तो आप लोग कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा कि सभी प्रतिमान को समाविष्ट मानते हुए जो मानव जीवन से किसी भी प्रकार से जुड़े होते हैं, विल वो दी विश्व का अनुकरण करता है। तो आपका ऑप्शन ए करा अगस्त काम्टे महोदय, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 का आंसर, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 है, सॉरी फ्रेंड, ये प्रश्न नंबर 3 है।
तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, नोट कर लीजिए, ये जॉर्ज सिमेल महोदय है ना, क्योंकि ये प्रश्नानुसार कह रहा है जॉर्ज सिमेल महोदय। आपके जॉर्ज सिमेल महोदय जो हैं ये 1 मार्च 1858 से 28 सितंबर 1918 तक रहे हैं। एक जर्मन समाजशास्त्री और दार्शनिक आलोचक रहे हैं, आप सभी को पता है जो है इनके बारे में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, आप सभी के सिलेबस में इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो है कुछ प्रमुख बुक्स है वो ज़रूर पूछे जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ फिलासफी, ठीक है। आप हिस्ट्री 1882 में लिखा, सन भी लिख लीजिएगा आप लोग इनका। और द फिलासफी ऑफ मनी 1907 में इनकी बुक आई थी। ये जॉर्ज सिमेल महोदय के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1903 में आई थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और फिजियोलॉजी 1908 में आई थी, इन्हीं की बुक है ये सब। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 3 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न उत्तर नंबर 4 आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया है कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है। क्या है, समुदाय वर्ग का समानार्थी है। तो समुदाय के बारे में कह रहा है, ये किसका सुझाव है कि जो समुदाय है ये वर्ग का समानार्थी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है क्या है जी, सिमिल कह रहा है। ऑप्शन बी लोए, ऑप्शन सी ए इटोजियोनी कह रहा है, ऑप्शन डी ई इटोर। ये प्रश्न देखिए टिपिकल है आप लोगों का, जो प्रश्न उत्तर नंबर 4 है। ऐसे प्रश्न जो है बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न ही मेरिट में काम आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, लोए। ये ऑप्शन बी आपका लोए है। ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट जेआरएफ 2015 में पूछा जा चुका है, आप लोग नोट करके रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न इधर उधर से आया है। लोए समुदाय जो समुदाय निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह जो हम की भावनाओं से बधे होते हैं, एक समान संस्कृति का निर्माण करते हैं, अपने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोए समुदाय या वर्ग को एक मानते हैं। ये प्रश्नानुसार आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 5 नोट करते हुए चलिए आप लोग। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोग और संस्कृतियां अपने उनके परिवेशों के भीतर अध्ययन की पद्धति के रूप में निर्जात विज्ञान का प्रयोग करते हैं। कौन लोग और संस्कृतियां अपने उनके परिवेशों के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में निर्जात विज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है हेराल्ड गारफिंकल महोदय, ऑप्शन बी मालिनोव्स्की, ऑप्शन सी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी टालकाट पार्सन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय। ये ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन महोदय है। क्योंकि आपके ए आर रेडक्लिफ ब्राउन जो है ये मूल रूप से मानव शास्त्रीय हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। और इनका जो चिंतन रहा है, जो इनकी विचारधारा रहा है, ये समाजशास्त्रीय के रूप में रही है। और इसका प्रसारण ये समाजशास्त्रीय साहित्य के किसी भी कृत में आप देखने को पा जाएंगे। ये एक आपके प्रकारवादी समर्थक हैं, और इनकी कुछ प्रमुख बुक्स है वो आप लोग नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे इनकी पहली बुक है आपका, क्या है पहली बुक, नोट करते हुए चलिए आप लोग। पहली बुक है द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये 1936 में आई थी। नोट करिए क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1936। और दूसरी बुक इनकी आप है, नोट कर लीजिए क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में आई थी, ये भी नोट कर लीजिएगा। इनकी तीसरी बुक है ये नेचर साइंस ऑफ सोसाइटी 1957, ये तीसरी बुक है ये नेचर साइंस ऑफ सोसाइटी 1957 में आई थी। ये विशेष तीनों बुक इंपॉर्टेंट है और एक नहीं है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद करके सन के साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग नोट करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है ये कथन का और कारण का प्रश्न है। देखिए अब कथन ये क्या कह रहा है, ये अब कथन ये ठीक है, नोट कर दीजिए। कह रहा है निर्मल कुमार बोस ने भारतीय समाज के अध्ययन में निर्जात विज्ञान और भारतीय
विद्या दोनों को साथ लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, भारतीय विद्या दोनों को साथ लाने की बल दिया है। कौन? आपके निर्मल कुमार बोस, यानी कि जिसको कहा जाता है इनके बोस। ठीक है, और तर्क क्या है इसका, इसको भी देख लीजिए। ये तर्क आर क्या कह रहा है? कह रहा है इन दो दृष्टिकोणों से माध्यम से क्या दिन इन दो दृष्टिकोणों के माध्यम से भारतीय संविधान की संरचना की पुनर्संरचना करना संभव है ना? तो आपका ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, यही कह रहा है। तो ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ध्यान दीजिए आप लोग। अब सी कह रहा है ए सही परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है आपका ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 6 का। तो इसका आंसर देखिए, ए सही हो जाएगा परंतु आर गलत है। ये सही है, ऑप्शन सी ये कह रहा है ये सही है परंतु आर गलत है, नोट करते हुए चलिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न कह रहा है ना, आपका प्रश्न क्या कह रहा है निर्मल कुमार बोस के अनुसार, कि भारतीय समाज के अध्ययन में नवजात विज्ञान भारतीय भारतीय विद्या दोनों को साथ लाने की आवश्यकता पर बल देता है, सही है। लेकिन ये जो भारतीय संविधान की संरचना का पुनर्संरचना करना संभव, ये इसमें दो दृष्टिकोण दिया, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो ये कहाँ से? तो इस प्रकार ये सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि निर्मल कुमार बोस जो आपके हैं, ये नगरों के बारे में बात करते हैं, वो विकासवादी बात करते हैं, नगर की संरचना के बारे में बात करते हैं, और जो आपके गांव की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्रिया केंद्र हैं, उनके बारे में बात करते हैं आपके निर्मल कुमार बोस। ठीक है, क्योंकि ये मानव सभ्यता के जनन के रूप में जाने जाते हैं और जनन के रूप में देखे जाते हैं। ये इनका जो तर्क है, भारतीय संविधान की संरचना का पुनर्संरचना संभव नहीं है, ये गलत आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर ए सही परंतु आर गलत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 7 है आपका, द ओरिजिनल ऑफ द फैमिली। प्रश्न यही कह रहा ना कि दी ओरिजिनल ऑफ द फैमिली। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, ये क्या है। ठीक है आप लोग, हाँ चलिए प्रश्न नंबर 7 को ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा कि दी ओरिजिनल ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोनों पुस्तक है, दी ओरिजिनल ऑफ द फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दी स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन बी कह रहा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कह रहा जीपी मर्डॉक, ऑप्शन डी कह रहा एलटी हॉबहाउस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर, क्योंकि ये पुस्तक है और ये जो है आपका थिंकर है, तो कौन थिंकर हो जाएगा? तो ये देखिए जो पुस्तक है आपका, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में इनको कहीं कहीं ये देखिए जी है ना, तो एंगल्स कहीं कहीं फ्रेडरिक एंजल्स भी लिखा रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंगल्स या एंजल्स, ये फ्रेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स के फ्रेंड्स यानी कि दोस्त हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884 में ये इसी सिद्धांत के पक्ष में इन्होंने लिखा था। एंजल्स ने प्रारंभिक रूप से जो है, जो आखेटक यानी कि जो संग्रह है, इस समाजों में जो शासन करती थी उसके बारे में नहीं बताया है विस्तार से, ये कार्ल मार्क्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता रखे हैं। तो ये आंसर आपका यही हो जाएगा। आप लोग मेनली ध्यान दीजिएगा, द ओरिजिनल ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक आपके फ्रेडरिक एंजल्स महोदय हैं। ठीक है, बाकी इधर उधर ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पुस्तक से संबंधित है। आइए प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि वर्ड रिलेशन एंड फैमिली पैटर्न्स। ठीक है, वर्ड रिलेशंस एंड फैमिली पैटर्न्स पुस्तक का लेखक कौन है? ये देखिए, ये भी पुस्तक है ना, पुस्तक का पूछ रहा है आपका, ये नोट कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए करा जेपी मर्डॉक, ऑप्शन बी विलियम जे गुडे, ऑप्शन सी क्लाउड लिविस्टास, ऑप्शन डी एच आर लुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का, बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर आपके विलियम जी गुडे महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, ये विलियम जी
गुडे महोदय। देखिए मैं आपको इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें ना, ठीक है। और क्योंकि इनकी जो विलियम जे गुडे हैं, ये वर्ड रिलेशन एंड फैमिली पैटर्न्स नामक पुस्तक 1963 में इनकी आई थी। और आपके जो ये अगले थिंकर कौन है, ये जीपी मर्डॉक। ऑप्शन ये जीपी मर्डॉक, इनकी जो पुस्तक है, नोट कर लीजिएगा, आउटलाइन वर्ड कल्चर, 1954 में आई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये सब पुस्तक नोट कर लीजिए आप लोग। और जो आपके ये क्लाउड लेवी स्टार महोदय हैं, ऑप्शन सी क्लाउड लेवी स्टार, इनकी जो बुक है रेस ऑफ हिस्टोरियर, 1952 में आई थी। और आपके आर एस लुई जो है प्लेन्स इंडियन एज सोसाइटी, 1915 में आई थी, ठीक है। ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप जो है समझ गए होंगे। आइए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, पश्चिमी समुदाय में युवाओं के बीच सहवास मुख्य रूप से है। जो पश्चिमी समुदाय हैं उसमें जो युवा है उनके बीच सहवास मुख्य रूप से है, क्या है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है विवाह का विकल्प के रूप में, ऑप्शन बी कह रहा है विवाह की भूमिका, ऑप्शन सी कह रहा है समलैंगिक प्रतिमान, ऑप्शन डी कह रहा है मूल कटौती, क्या कह रहा है, मूल कटौती रणनीति, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर आप लोग दीजिए। ये कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी इसका आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे, तो आंसर सही ही देंगे, ठीक है। तो विवाह की भूमिका की बातें आप लोग नोट कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नानुसार। क्योंकि विवाह की जो है एक भूमिका, क्यों, विवाह एक संस्था के रूप में समाज में जो है मान्यता प्राप्त है, जिसमें मानव समाज में कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं, जिससे वो उन आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, जो अपने जिसको सार्वभौमिक रूप से यानी कि विस्तार रूप से विद्यमान है। जिसमें क्या क्या है, आपके यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, पिता पुत्र की और मातृत्व द्वारा यानी कि माता की जो है इसमें आत्मसंतुष्ट प्रदान करना विवाह का मुख्य जो है कार्य होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि सबका हित सब छिपा हुआ है, चाहे वो पुत्र का हो या पत्नी का हो या माता का हो या पिता का हो, क्योंकि ये विवाह के द्वारा ही संभव है। आपके खासकर जो है ये तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन भारतीय समाज में ये काफ़ी व्यापक रूप से मौजूद पाई जा रही मान्यता प्राप्त, ठीक है। पश्चिमी समुदाय में युवाओं के बीच सहवास विवाह की भूमिका मानी जाती है। ये पश्चिम समुदाय की बात हो रही है अपने, ना कि इधर, ठीक है, इंडियन कल्चर की बात हो रही है। तो इसका प्रकार आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट करके रखिएगा आप लोग। आइए देखते हैं, ये तो आप प्रश्न समझे गए होंगे। प्रश्न नंबर 9 अब इसमें मैंने बता ही दिया, कुछ बचा नहीं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, ये प्रश्न उत्तर नंबर 10 आप नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संस्था नहीं है, जो ये है निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संस्था नहीं है। ऑप्शन ए एक कॉन्वेंट स्कूल, तो ये तो हो नहीं सकता, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये सब कॉमन सेंस के प्रश्न है यार, सही करके आएंगे। ऑप्शन बी है एक बोर्डिंग स्कूल, ऑप्शन सी है एक मानसिक रोगी आश्रम, ऑप्शन डी है एक क्रूज। तो आप देखिए, स्कूल कॉन्वेंट स्कूल हो चाहे बोर्डिंग स्कूल हो चाहे रोगी आश्रम, इस संस्था ही तो है आपका। तो इस प्रकार आपका जो है ए सही हो गया, बी सही हो गया, सी सही होगा, लेकिन डी कहाँ से सही होगा, क्योंकि डी एक संस्था तो है नहीं ये आपका। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। डी ये नहीं सही है, देखिए मैं आपका अलग से कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी ये तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, क्योंकि ये क्रूज ये तो है नहीं संस्था के रूप में आपका, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 थोड़ा सा छोटा हो जाए, यही है जब सिस्टम नहीं सही रहता थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, लेकिन क्या किया जाए। आइए, आपको परीक्षाएँ लगी है तो समय पे तैयारी बराबर करते रहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 11 है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है संस्थाओं की सामान्य विकृत, क्या है, संस्थाओं की सामान्य एवं विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है। ये संस्थाओं एवं समान विकृत प्रणाली, विकृत प्रकार प्रणाली के बीच के अंतर की बात कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी माइल दुर्खीम, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन है, ऑप्शन डी रॉबर्ट किंगमर्टन महोदय हो गए। तो प्रश्न नंबर 11 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा आंसर इसका। प्रश्न नंबर 11 का
इसका आंसर आपका इमाइल दुर्खिम महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही है, नोट करके जो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न जो कह रहा है ना कि ये संस्थाओं की समान एवं विकृत प्राकार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है, तो आपके इमाइल दुर्खिम महोदय, क्योंकि इमाइल दुर्खिम ने जो इनका ये पाश्चात्य धर्म और प्रकारवादी का व्याख्या इन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक से बता रखा है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 12, 12 नंबर आपका कह रहा है कि मीडिया संचार, ये मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है। नोट कर लीजिएगा 12 नंबर प्रश्न, मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा असामाजिकरण, ऑप्शन बी कह रहा द्वितीयक समाजीकरण, ऑप्शन सी कह रहा पूर्वभाषी समाजीकरण, ऑप्शन डी कह रहा वयस्क समाजीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, प्रश्न नंबर 12 का आंसर। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर आपका द्वितीयक समाजीकरण हो जाए, क्योंकि मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है, तो ये द्वितीयक समाजीकरण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ठीक है। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13, ठीक है। प्रश्न उत्तर नंबर 13 आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसने कहा है कि हालांकि मानसिक क्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है या मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अल्फ्रेड सूज, ऑप्शन बी कह रहा है हेराल्ड गार्फिंकर, ऑप्शन सी कह रहा है एन गलख गलखमान, ऑप्शन डी कह रहा है पीटर बर्जर महोदय, ठीक है। तो यही है ना प्रश्न नंबर 13 का आंसर। आप लोग ध्यान दीजिए ताकि गलत ना होने पाए, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत मायने रखता है। एक एक जो है प्रश्न क्या पॉइंट से आपका क्वालिफाई मतलब सिलेक्शन पाना रुक जाता है। तो कोशिश करिए हर प्रश्न अच्छे से पढ़ के जो है उसको सॉल्व किया कीजिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, अल्फ्रेड सूज महोदय, ठीक है। नोट कर लिए क्या है, अल्फ्रेड सूज महोदय हो जाएंगे इसका। क्योंकि हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक रहा है, ये आप सभी को पता है। यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार अल्फ्रेड सूज या हर्बर्ट गार्फिंकर की महत्वपूर्ण रचना के रूप में जो स्टेजीज इन एथनोमेटोलॉजी है ना, जाने रहे। अल्फ्रेड सूज की जो रचना है फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड है, ठीक है। क्या फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड है। तो इस प्रकार आपका आंसर अल्फ्रेड सूज हो गया प्रश्न नंबर 13 का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 आपका, ये प्रश्न उत्तर नंबर 14 है। नोट करते हुए चलिए आप लोग। ये कह रहा है निर्जात वैज्ञानिक निम्न में से क्या है, निर्जात वैज्ञानिक निम्न में इच्छुक होते हैं। तो किस में इच्छुक होते हैं, ऑप्शन ए सूक्ष्म संरचनाएं में कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है दीर्घ संरचनाएं, ऑप्शन सी कह रहा है ना तो सूक्ष्म ना तो दीर्घ प्रणाली में, ऑप्शन डी कह रहा है कलापूर्ण प्रणालियों जो दोनों प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि कम समय में आप लोगों की अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं लगे हुए हैं। तो निर्जात वैज्ञानिक कलापूर्ण प्रणालियाँ जो दोनों प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं, इसी में ये इच्छुक होते हैं। और निर्जात पद्धति समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये गार्फिंकल की जो पुस्तक है स्टडीज इन एथनोमेटोलॉजी, निर्जात पद्धति शास्त्र पर व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया है, इसी को इन्होंने प्रस्तुत कर रखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15, ये 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित विचारों में से किसका हैबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। क्या, हैबरमास द्वारा, ठीक है, हैबरमास महोदय हैं और ये समर्थन नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा अधूरी परियोजना के रूप में आधुनिकता, ऑप्शन बी कह रहा वह आधुनिकता का प्रतिरक्षक है, ऑप्शन सी कह रहा वह आधुनिकता का संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है, ऑप्शन डी कह रहा है वह आधुनिकता को स्वयं के साथ भिन्नता के रूप में देखता है। तो आप लोग ऑप्शन देख ही लिए, तो इसके हिसाब से प्रश्न नंबर 15 का आंसर दीजिए ऑप्शन के अनुसार। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है, ठीक है। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि
हैबरमास द्वारा आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानवद्वेषी है का समर्थन जो है देखा जाए तो नहीं किया गया है। अधूरी परियोजना के रूप में जो आधुनिकता है और आधुनिकता का जो प्रतिरक्षक तथा आधुनिकता का जो स्वयं के साथ भिन्नता के रूप में देखता है का समर्थन किया है। तो वास्तव में आधुनिकीकरण सदैव एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान संस्थानिक ढांचा बेकार हो जाता है। इनके अनुसार इसकी सफलता समाज की आंतरिक रूपांतरण की क्षमता पर निर्भर करती है। ये आपके हैबरमास की अवधारणा है। ठीक है, उसी अनुसार आपका यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा। ये 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहा आपका निम्नलिखित कथनों में कौन सा नौ प्रकारवाद के संबंध में सही नहीं है। ये नौ प्रकारवाद के संबंध में बात कर रहा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, कह रहा है यह संरचनात्मक प्रकारवाद का विस्तार करता है। ऑप्शन बी कह रहा है यह प्रकारवाद के उद्देश्य को बढ़ाता है। ऑप्शन सी कह रहा है यह विकसित सिद्धांत की अपेक्षा प्रवृत्त है। ऑप्शन डी कह रहा है यह संरचनागत प्रकारवाद का विनम्र संशोधन है। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। प्रश्न उत्तर नंबर 16 का आंसर यानी कि 16 नंबर प्रश्न का, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यह संरचनागत प्रकारवाद का विनम्र संशोधन है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका जानते हैं, ये यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में ये यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में इसके पहले पूछा गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर कौन सा आ जाएगा, ये 17 नंबर प्रश्न आ गया आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है आप लोग नोट कर लीजिए। ये कह रहा है कि आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है। आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है। क्या ज्ञात है आपका ऑप्शन ए कह रहा उत्तर संरचनात्मक समाजशास्त्र। ऑप्शन बी कह रहा उत्तर आधुनिक स्कूल परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन सी कह रहा उत्तर औद्योगिक परिप्रेक्ष्य। और ऑप्शन जो है डी कह रहा फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य। तो ये तो आपको इसका आंसर पता होगा। जब फ्रैंकफर्ट स्कूल के परिप्रेक्ष्य की बात आ गई, आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है, तो आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात जो है आलोचनात्मक सिद्धांत के रूप समानार्थी रूप में विख्यात है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन डी। ये देखिए मैं आप लोगों का हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसका आंसर ना भूलें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर आपका 18 क्या कह रहा है आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 ये आपका कथन और कारण का है। तो अभिकथन ये देखिए क्या कह रहा है। अभिकथन ये नोट कर लीजिए, ये कह रहा है कि नव प्रत्यक्षवादी सुदृढ़ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभिकथन ये कह रहा है नव प्रत्यक्षवादी सुदृढ़ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह नहीं दर्शाते हैं। तो तर्क आर आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, तर्क आर कह रहा है उनकी तकनीकी उन्हें केवल समकालीन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने की अनुमति ही देती है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करने को कह रहा है कि नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, यही ना। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग भी आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही परंतु आर गलत। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका अभिकथन करा नव प्रत्यक्षवादी सुदृढ़ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह नहीं दर्शाते हैं, ये तो सही हो गया क्योंकि नव प्रत्यक्षवादी की बात कर रहा है ना पूर्वाग्रह, तो कहाँ दर्शाते। तो तर्ककार करा उनकी तकनीकी उन्हें केवल समकालीन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने की अनुमति ही देती है। तकनीकी रूप से ना समकालीन की बात जो चल रहा है उसकी बातें कर रहा है, तो ये भी सही हो गया। तो उनकी तकनीकी केवल उन्हें समकालीन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने की अनुमति ही देती है क्योंकि ये नव प्रत्यक्षवादी सुदृढ़ ऐतिहासिक पूर्वाग्रह नहीं दर्शाते हैं। तो इस प्रकार आपका इसका आंसर
ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या है। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस प्रश्न को तो गलत करेंगे ही नहीं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 ये प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 19 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके विचार क्या है, यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतर क्रियावाद का सम्मिश्रण हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है जैक डरीडा, ऑप्शन बी कह रहा है अल्फ्रेड सूज, ऑप्शन सी कह रहा है लुई अल्थूजर, ऑप्शन डी कह रहा है इमाइल खुसरैल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का, बताइए। तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी क्या है, अल्फ्रेड सूज महोदय हो जाएंगे। ठीक है, ये अल्फ्रेड सूज आपके, क्योंकि ये जो प्रश्न कह रहा है ना कि किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतर क्रियावाद का सम्मिश्रण है, तो ये अल्फ्रेड सूज हो जाएंगे इसके आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, भारतीय ग्रामीण समाज में जात आधारित जजमानी, भारतीय ग्रामीण समाज में जात आधारित जजमानी जो है, ये कह रहा है प्राणी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये भारतीय ग्रामीण समाज की बात कर रहा है जिसमें जात आधारित जजमानी। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एकता का। इसका आंसर आप लोग गलत मत करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी देखिए बार बार पूछा जा रहा है, आप लोग भारतीय समाज से तो ही हैं। तो इसका आंसर कहाँ, जजमानी व्यवस्था के बारे में आपने विस्तार से पढ़ रखा है जो है, और जजमानी व्यवस्था क्या है मैंने पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे से विस्तार से बता रखा है। तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए एकता, ऑप्शन बी विविधता, ऑप्शन सी विविधताओं में एकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जो जजमानी प्रणाली है, जो जजमानी सिस्टम है, जो जजमानी व्यवस्था है, तो इसमें से इसका किसका उदाहरण हो जाएगा, जो है ऑप्शन ए बी सी डी में आप लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर, तो इसका आंसर बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो तुरंत बता देंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि विविधता में एकता की बातें हो रही ना। देखिए जजमानी सिस्टम में क्या है, हर जाति धर्म के लोग हैं ना इसमें शामिल हुए हैं, तो विविधता में एकता की ही बातें तो कर रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विविधता में एकता, यानी कि अन्य लोग हैं, कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन सब लोग एक है, एक साथ मिलकर जनमानी रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 20 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आज ये आप लोगों का 20 प्रश्न ही थे, और जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी क्या लगना है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्लास को देखिए और इसका जो है फ़ायदा उठाइए, 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आइए। तो आप सभी का, और आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं जुड़े हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अपनी जो है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगला क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, इसी तरह प्रश्नोत्तरी चाहिए या किसी टॉपिक पे, किसी थिंकर पे, जो भी हो आपको जो है कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग आप सभी फ्रेंड्स।